सॉरी, डिबेंचर्स का ऑडिट मैंने आपको होमवर्क दिया था, कंप्लीट किया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये बहुत ही सिंपल सा था, जो आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है और लॉ के अंदर पढ़ा है, बस वही प्रोविजंस इस चैप्टर में ऐड करके दिए हुए हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिविडेंड का सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? लॉ के अंदर डिविडेंड पढ़ा है? पढ़ा है मैम। पढ़ा है, ओके। अकाउंट्स के अंदर डिविडेंड का प्रैक्टिकल किया है? यस मैम। पूरा पर्टिकुलर चैप्टर डिविडेंड? नो मैम, डिविडेंड पॉलिसी नहीं करा, अभी फाइनेंशियल एफए में बाकी है। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले बताइए डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? मैम 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फाइनल, इंटरिम एंड प्रपोज्ड। प्रपोज्ड डिविडेंड, जो प्रपोज्ड ही फाइनल बनेगा या प्रपोज्ड ही इंटरिम बनेगा? ठीक है, तो डिविडेंड 2 ही टाइप्स के होते हैं मेनली, या तो फाइनल डिविडेंड हुआ या इंटरिम डिविडेंड हुआ, जो शेयर होल्डर्स के पास में जाता है। जब हम इसे रिकमेंड करते हैं तब उसका नाम प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, ये टाइप ऑफ नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फाइनल डिविडेंड के लिए बात कर रहे हैं अपन। मेनली 2 टाइप के डिविडेंड रहेंगे, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के अंदर क्या होता है आपका, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ना ऑब्जेक्टिव के अंदर। जब भी कंपनीज एक्ट की बात आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड का मतलब मैंने आपको समझाया है, प्रपोज करते हैं कि हम इतना रेम्युनरेशन देना चाहते हैं या फिर हम ये ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रिकमेंड करना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को, देन शेयर होल्डर्स उसे डिक्लेयर करते हैं। शेयर होल्डर्स उसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कहाँ होता है, आपने एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 काम पढ़े हुए हैं, उसमें से एक काम है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए। कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर सबको? रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास, जनरल मीटिंग। एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाई ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये सारे प्रोविजंस कौन से डिविडेंड के लिए है? फाइनल डिविडेंड के लिए है ना। नाउ इंटरिम डिविडेंड बता रही हूँ। इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन डायरेक्टली कौन कर देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देते हैं। उसका राइट कंपनीज एक्ट ने शेयर होल्डर को नहीं दिया है। क्लियर सबको? तो ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, डिक्लेयर पूछ रहा है, रिकमेंड पूछ रहा है। सेकंड नंबर जो हमें स्ट्राइक होना चाहिए वो कौन सा डिविडेंड पूछ रहा है, फाइनल डिविडेंड पूछ रहा है, इंटरिम डिविडेंड पूछ रहा है। ये दोनों चीज जब भी डिविडेंड का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ के अंदर भी डिविडेंड 3 जगह से डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। फर्स्ट, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। जिस ईयर का मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है उस वाले प्रॉफिट में से मैंने क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। 10,000 रुपए कमाए, 8,000 रुपए बांट दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड,
जो मेरे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड पड़े हैं, जनरल रिजर्व में पड़े हैं चाहे पीएनडल में पड़े हैं, बस फ्री रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है। फ्री रिजर्व्स के नाम से कहीं पे भी अगर मेरा पैसा पड़ा है तो मैं वहां से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, करंट ईयर में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं 10,000 में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगी, ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे पास में मान लो करंट ईयर में कोई खास प्रॉफिट नहीं है और मुझे डिविडेंड अच्छा अमाउंट का डिक्लेयर करना है इस बार, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, साथ साथ में प्रीवियस ईयर और ईयर्स के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। बस शर्त क्या है कि प्रीवियस ईयर के ये जो प्रॉफिट और प्रॉफिट्स हैं ये फ्री रिजर्व्स होने चाहिए, या तो आपका पीएनडल में पैसा हो, जनरल रिजर्व में पैसा हो, जहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको हम डिविडेंड डिक्लेयर करने में यूज में नहीं ले सकते हैं। क्लियर सबको? तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बोले मैंने, कहाँ कहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं? आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, हाँ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, और बोथ, है ना, ठीक है। और बोथ मतलब आधा करंट ईयर में से कर दिया और आधा प्रीवियस ईयर में से कर दिया। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मुझे अच्छा अमाउंट में डिक्लेयर करना है पर करंट ईयर में मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं है, तो मैं थोड़ा तो करंट ईयर से जितना है उतना ले लूं, बाकी पीएनडल फ्री रिजर्व से ले लूं, ठीक है। ये केवल एक पॉइंट है, ये केवल एक पॉइंट है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज है। नाउ सेकंड पॉइंट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे कोई मनी दिया है, क्यों मनी दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी भी रीजन से कोई गारंटी दी थी, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा या हमने उनकी कोई कंडीशन कंप्लाई करी होगी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि मैं आपको डिविडेंड का पैसा डिक्लेयर करने के लिए 5 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो जो ये 5 लाख रुपए स्पेसिफिकली मुझे मिले हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, आउट ऑफ दिस मनी कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट्स में से कर सकती है, कौन कौन से प्रॉफिट हो गए वो आपको पता चल गया, और सेकंड अगर गवर्नमेंट ने कोई पैसा प्रोवाइड करवाया है तो उसमें से वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर सबको दोनों पॉइंट्स? यस मैम, ठीक है। चलिए नाउ एक और जो चीज हमें ध्यान रखनी है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले हमेशा डेप्रिसिएशन और अगर कोई नॉर्मल लॉसेस है, नॉर्मल लॉसेस मतलब जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, लाइक पीएनडल का डेबिट बैलेंस है ना, जो हमारे बिजनेस से जनरेट हो रहे हैं, अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो वो दोनों आप पहले सेट ऑफ करोगे और उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन है 10 लाख रुपए, ठीक है, आपका डेप्रीसिएशन है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आप डिविडेंड कितने रुपए में से डिक्लेयर करोगे, 10 लाख में से या 8 लाख में से? तो हमें कंपनीज एक्ट कहता है कि प्रॉफिट का मतलब हमेशा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन बोल देता है कि 2 लाख में से करंट ईयर का 1.5 लाख है और प्रीवियस ईयर का सेट ऑफ है ना डेप्रिसिएशन 50,000 है, तो भी पूरा 2 लाख ही सेट ऑफ होगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या है कि कोई भी डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, चाहे वो करंट ईयर के हैं चाहे वो लास्ट ईयर के हैं, ये चीज पहले आप सेट ऑफ करोगे प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट में से सेट ऑफ होने के बाद अब जो नेट प्रॉफिट बचता है उसी में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया सबको ये पॉइंट? यस और नो?
ठीक है, चलिए तो बताइए मुझे, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 50 लाख रुपए, ठीक है। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन था जो आपने सेट ऑफ नहीं किया है, दैट इज 5 लाख रुपीज। ओके, नाउ आपकी जब मैंने बैलेंस शीट और देखा तो वहां पे P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है 2 लाख रुपए। तो अब आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट कितना हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट? $50 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का डिप्रिसिएशन है, 2 लाख का लॉस है। 43. 43 लाख में से ही हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है करंट ईयर का है प्रीवियस ईयर का है, ये दो चीजें सेट ऑफ होनी चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट जो हमको याद रखना है क्या, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक परसेंटेज अमाउंट है, वो परसेंटेज अमाउंट आपको ट्रांसफर टू रिजर्व्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये परसेंटेज अमाउंट कितना है, क्या है, ये सारी चीजें आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकली पढ़ोगे, ठीक है। अलग अलग परसेंटेज होते हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है तो अलग परसेंटेज चलता है, प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास तो अलग परसेंटेज चलते हैं। इन सब का प्रैक्टिकल आपने मे बी अकाउंट्स में पढ़ा हो, डिविडेंड डिक्लेरेशन के नाम से आपका कोई चैप्टर हो तो, या फिर फाइनल में आएगा तो आप वहाँ पे फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या याद रखना है सिर्फ कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले एक परसेंटेज अमाउंट हमेशा ट्रांसफर किया जाएगा, कंपल्सरीली ट्रांसफर किया जाएगा रिजर्व्स के अंदर। उसके बाद ही अब जो प्रॉफिट बचता है उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। नाउ ये जो भी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए अभी वो क्या थे, जब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो हमने कहा कि भाई प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, या फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पड़े उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। बट हमारे पास में प्रॉफिट्स ही नहीं है, हमारे पास में या तो इनएडिकेट प्रॉफिट है। इनएडिकेट प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हूँ 50,000 रुपये, बट मेरे पास में प्रॉफिट है ओनली 40,000 का। तो प्रॉफिट तो है बट वो क्या है, इनसफिशिएंट है। या तो आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या फिर आपको प्रॉफिट्स हुए ही नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करना चाहते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से क्या कर दीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आपको रिजर्व्स में तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करना है, कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना है, ये परसेंटेज किसका लेना है, इसके रूल्स डिफरेंट है। जो आपके पास में प्रॉफिट अवेलेबल है और रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है उसके रूल्स अवेलेबल अलग हैं, और जो इनएडिकेट प्रॉफिट है और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, आपके पास इसके अंदर एक हाईएस्ट रेट गिवन होती है ना, कि मैक्सिमम आप डिविडेंड कितना दे सकते हैं अगर आपको एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है तो। बाकी आपके पास में प्रॉफिट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 100% प्रॉफिट क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास में एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जो रूल्स बने हुए हैं उनमें लिखा हुआ है एक मैक्सिमम परसेंटेज और एक मैक्सिमम अमाउंट, कि आप मैक्सिमम इतना ही पैसा क्या कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो सारी कैलकुलेशन आप अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कितना ध्यान रखना है हमें, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है तो जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनमें से हम क्या कर देंगे, डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। और रिजर्व्स के लिए जो रूल्स बने हुए हैं कि रिजर्व्स में कितना हमें पैसा ट्रांसफर करना है उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये रूल्स अलग हैं और जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तब जो रूल्स हैं वो अलग है। क्लियर सबको? देन नेक्स्ट पॉइंट है, डिविडेंड हमेशा फ्री रिजर्व से दिया जाएगा,
ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिविडेंड और लॉसेस को सेट ऑफ करना है, उसके बाद ही डिविडेंड दे सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपने एक डेप्रिसिएशन का शेड्यूल पढ़ा है, शेड्यूल 2 कंपनीज एक्ट में, अकाउंट्स में भी हो सकता है आपके। यस और नो? नहीं? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन है कंपनीज के अंदर क्या होता है, नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मेरे यहाँ पे कोई रिलेवेंट नहीं है इसका। कंपनीज में क्या होता है, लाइक मशीनरी है, आपने अभी तक क्या देखा होगा, सोल प्रोप्राइटर के केस में रेट गिवन होती है कि भाई 10% रेट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, पार्टनरशिप में रेट गिवन होती है। बट कंपनीज के केस में शेड्यूल 2 बना हुआ है। अगर आप शेड्यूल 2 ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट एंड मशीनरीज एंड फर्नीचर ब्लॉक्स मिलेंगे, है ना। फर्नीचर का ब्लॉक, बिल्डिंग का ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी में भी पार्ट्स हो जाएंगे, मोटर व्हीकल्स का ब्लॉक, ऐसे अलग अलग आपको ब्लॉक्स मिलेंगे। उन सबकी वहाँ पे क्या दी हुई है, लाइफ दी हुई है। क्या दी हुई है, लाइफ। आपको कंपनीज एक्ट कभी भी रेट नहीं बता रहा है, वहाँ पे लाइफ दी हुई है कि अगर आप SLM से लगा रहे हो, अगर आप WDV से लगा रहे हो तो क्या लाइफ रहेगी और आपका क्या मैनर होगा कि डिप्रिसिएशन किस तरीके से लगाना है। इसका बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन होता है। मे बी फाइनल में हो आपके तो आएगा, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिकल करेंगे कभी लाइफ में कंपनीज का डिप्रिसिएशन का काम, तभी ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अभी सिर्फ कितना ध्यान रख लेना फॉर नॉलेज पर्पस कि कोई रेट्स नहीं गिवन है कंपनीज एक्ट में, लाइफ गिवन है असेट्स की। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन का हमेशा मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो है। नाउ इंटरिम डिविडेंड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कौन डिक्लेयर करता है इसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। किस में से डिक्लेयर करेंगे, अगेन प्रॉफिट्स में से। कौन से प्रॉफिट्स, जो करंट जिस ईयर से रिलेटेड आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है उस ईयर का प्रॉफिट में से कर दो, या फिर P&L अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा है तो उसमें से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, क्लियर सबको? कौन डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नाउ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर। आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉसेज हुआ है, बट फिर भी आप क्या करना चाहते हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे एक रूल गिवन है कि आप मैक्सिमम कितना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दो प्रॉफिट का। बट अगर आपके पास में इन लॉसेज होते हैं तो लॉसेज के केस में कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं वहाँ पे आपको पूरा एक मेथड दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको रेट निकालनी पड़ेगी या इस तरीके से आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम आप उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ अ कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend। जैसे मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हूँ सेकेंड क्वार्टर के लिए, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वार्टर में मुझे लॉसेज हुए हैं या फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में मुझे कंटिन्यूअसली लॉसेज हो रहे हैं और मैं उसके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास में मैक्सिमम एक लिमिट आ जाएगी कि मैं उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो ये मैक्सिमम लिमिट हमें इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या दे रखी है कि जो आपने एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर किया है पिछले 3 सालों में, पिछले
3 सालों में जो एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसको एवरेज रेट निकाल लो, उस एवरेज रेट से ज्यादा आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। से मैंने लास्ट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था 50,000 रुपए का, ठीक है। उससे प्रीवियस ईयर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 1,50,000 का, और उससे पहले मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 20,000 का। मेरा फेस वैल्यू था, ये सब कितने हो गए अपने, 2,20,000 रुपए। मेरा जो फेस वैल्यू था डिविडेंड का दैट इज 22 lakhs, ठीक है, इक्विटी शेयर्स का। अच्छा, डिविडेंड किसके ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, पेड अप कैपिटल पे किया जाता है या फेस वैल्यू पे किया जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल पे किया जाता है, किस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे, है ना, हमेशा ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरी एवरेज रेट क्या आई पिछले 3 सालों की, 10% रेट आई। तो मैं करंट ईयर में मैक्सिमम कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ, 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ, और फेस वैल्यू इससे ज़्यादा मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। क्या लिखा है अपने को, इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन, है ना, रेट निकाल रहे अपन, और वो रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, हायर देन द एवरेज डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड, जितना हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया था, 50,000, 1.5 लाख और 20,000, इसका एवरेज कर लिया मैंने, ठीक है। बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 सालों का कितना मेरा हुआ, उतना ही मैं रेट क्या कर सकती हूँ, डिक्लेयर कर सकती हूँ। क्लियर, सबको समझ में आ गया? इसके ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ोगे, प्रैक्टिकल्स हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे। नाउ लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो है, या फिर कोई भी डिविडेंड हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, डिक्लेयर करने के बाद में हमें एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसके 5 दिन के अंदर अंदर, डिविडेंड डिक्लेरेशन से है वर्ड, रिकमेंडेशन से नहीं है, क्योंकि रिकमेंड होने के बाद में अभी तो शेयर होल्डर्स के पास भी जाता है फाइनल डिविडेंड, है ना। तो डिक्लेरेशन होने के 5 दिन के अंदर अंदर हमें ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करना है, एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। क्लियर सबको? देन एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, किसको मिलेगा डिविडेंड? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास में शेयर्स होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड हमेशा कैश में पेमेंट होता है। कैश का मतलब या तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा या कैश दिया जाएगा। कैश आजकल कोई देता नहीं है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी के पास में रहती है, तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड इसके अलावा किसी भी मैनर में आप नहीं दे सकते हो। जैसे कल मैंने आपको बताया कि आपकी इच्छा हो गई भाई बोनस दे दूं, मैं डिविडेंड नहीं देना, बोनस दे दूं, तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स भी आप नहीं इशू कर सकते हो डिविडेंड की जगह पे, आपको सिर्फ कैश के अंदर ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपनी डिविडेंड कभी भी कैश के अलावा कभी भी किसी भी मैनर में नहीं दे सकती है, और देगी किसको? उस बंदे को जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है आपका, या फिर आपने आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रखी है, तो आपका वो क्या हो गया, आपका ही बैंक अकाउंट है, तो उस बैंकर को वो पेमेंट कर देती है, ठीक है। देन यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि आप बोनस शेयर्स, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। देन मैंने आपको बताया था भाई कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, चेक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट भी हो सकता है। अब आइए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये सेक्शन मोस्ट, यस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में जो आपने फाइनल डिविडेंड
पॉइंट बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट का वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट ये था कि अगर गवर्नमेंट कोई गारंटी देती है किसी भी रीजन से अपने को कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको अपने कोई उनकी कंडीशन कंप्लाई करी थी या फिर उनका कोई नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया था, है ना, उस चीज के लिए अपन एलिजिबल हो गए किसी भी रीजन से, तो वो क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे जिसे आप डिविडेंड डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पेमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे आया है तो मैं उसको भी डिविडेंड डिक्लेरेशन में यूज ले सकती हूँ। ठीक है, अगर कंपनी का लॉस होता है तो मैं वो रिजर्व से करेगी ना फिर। हाँ, डिविडेंड। यस, कंपनी को अगर लॉसेस होते हैं तो वो रिजर्व से ही पैसा निकाल करके देगी। ठीक है, नाउ अगर अगर कोई भी नॉन कंप्लायंसेस होते हैं सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 से रिलेटेड, आपका डिविडेंड डिक्लेरेशन का सेक्शन क्या था, सेक्शन 123। नाउ सेक्शन 73 और 74 किससे रिलेटेड है, याद है आप लोगों को कुछ? डिपॉजिट्स और लाइबिलिटीज वाले सेक्शन है कि हमने किसी से पब्लिक डिपॉजिट लिया है तो वो टाइमली रीपेमेंट हो जाना चाहिए। और ऐसा अगर आप इनका प्रोविजंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू शैल नॉट, क्या लिखा हुआ है, शिल नॉट सो लॉन्ग एज सच फेलर कंटिन्यूज डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। अब ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये प्रोसेस आता है, ये प्रोसेस ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। सब्जेक्टिव के अंदर आपके लिए ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट होगा लॉ के लिए। ठीक है, क्या प्रोसेस है कि डिविडेंड को हमने डिक्लेयर करना तो सीख लिया, डिक्लेयर कौन करेगा, कहाँ करेगा, अब हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो चीज हम उसे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस डिविडेंड को एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जमा करवाना था। ठीक है, कि 5 डेज डिक्लेरेशन के 5 डेज हो गए और अब मुझे क्या करना है, उसे एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देना है। ठीक है, एक अलग अकाउंट ओपन कराऊंगी मैं बैंक के अंदर डिविडेंड के नाम से और वहां पे सारा डिविडेंड का पैसा डाल दिया। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे कौन से रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं, उन्हीं का नाम मुझे पता है तो उन्हीं का डिविडेंड जमा कराऊं, ऐसा नहीं। आपका जो फेस वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वो है 20 लाख रुपए। 20 लाख पे आपने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 2 लाख रुपए पूरा आपको शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना कि मुझे किस बंदे का एड्रेस पता है, किसका नहीं पता, उसके हिसाब से कभी पैसा जमा नहीं होता है। जितना भी आपका फेस वैल्यू है उसका पैसा परसेंटेज के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ जिस समय डिक्लेयर किया था डिविडेंड उसके 30 डेज के अंदर अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर्स ले रखे, मेरा डिविडेंड का हिस्सा आ रहा है भाई 50,000 रुपए, तो मुझे वो 50,000 रुपए डिक्लेरेशन डेट के 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। डिक्लेरेशन डेट के, नॉट रिकमेंडेशन। ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई 30 डेज के अंदर अंदर मेरे को पता, मेरे को मतलब कंपनी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो शेयर्स है 2 लाख रुपए के फेस वैल्यू के, ये इसका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है, नाम पता चल रहा है तो मुझे उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है। ठीक है, चलो बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो मैं उसके एड्रेस पे भी पोस्ट करके पूछ सकती हूँ, पर जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस पुराना एड्रेस था उसका। अब मैंने उसके यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा या कुछ भी भेजा पोस्ट के थ्रू, तो वहां से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि मेरा करंट
एड्रेस ये हो गया है या मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये हो गया है, मुझे उस बंदे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं वेयर अबाउट्स। इसे क्या बोलते हैं? वेयर अबाउट्स। मुझे उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। जब अगर आपको उसका कोई ठिकाना नहीं है तो ऑब्वियसली आप 30 डेज में उसको पेमेंट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो अब क्या होगा? अब 30 दिन खत्म होने के अगले 7 दिन तक तो वेट करोगे। मेरा पैसा शेड्यूल्ड बैंक में जिस अकाउंट से ओपन था उस अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। कब? 30 डेज के बाद के 7 डेज तक भी। 7 डेज एक्सपायर होते ही मुझे जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, उसे एक अलग अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक में ही रहेगा, बट अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक अकाउंट में मैं ये पैसा ट्रांसफर कर दूंगी कि मैंने डिक्लेयर तो कर दिया बट लोग मेरे से पैसा लेने नहीं आए हैं। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7 दिन तक भी नहीं आया तो अब वो पैसा मैं रीयूज कर लूँ। भाई तू भूल जा तेरा डिविडेंड। हम हमारा डिविडेंड कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो कंपनी को क्या करना है? जिस दिन आपके 30 दिन खत्म हो गए उसके 7 दिन तक तो हम वेट करेंगे। शेड्यूल्ड बैंक के डिविडेंड अकाउंट के अंदर, मेरे कंपनी के नाम से जो डिविडेंड अकाउंट होगा उसके अंदर पैसा पड़ा रहेगा। 7 दिन में भी मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है आपका, तो अब मुझे जितना भी पैसा अनपेड है डिविडेंड का, वो पैसा उस पर्टिकुलर अकाउंट से निकाल के उसी शेड्यूल्ड बैंक में एक दूसरा अकाउंट बनवाऊंगी। क्या नाम से? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज करने के लिए ये नेम लर्न करना कंपलसरी होता है हमें। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। अब ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने दिन रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। अगेन 7 सालों तक। कितने सालों तक? 7 इयर्स तक। 7 इयर्स तक ये जो पैसा है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। 7 सालों तक ये पैसा इसी अकाउंट के अंदर रहेगा। अगर आपकी कोई भी बंदा इन 7 सालों में जग जाता है कि यार मेरे पास में इस कंपनी के शेयर्स थे, मैं तो भूल ही गया, मेरा बैंक अकाउंट नंबर गलत दिया हुआ था या पुराना दिया हुआ था जो बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, ठीक है। नाउ अब मैं जगी हूँ और ये 7 साल के अंदर जग गई तो मैं डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करूँगी? कंपनी से कांटेक्ट करूँगी। देन ये कंपनी मुझे उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट से मेरे जितना पैसा हिस्से का है उतना पैसा निकाल कर मुझे दे देगी, ठीक है। नाउ अगर मैं 7 साल तक भी नहीं जगी, अगर मैं 7 साल तक भी नहीं जगी, मुझे पता ही नहीं है, जैसे मान लो मेरे दादाजी के पास कोई शेयर्स थे, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था, ठीक है, इतने सालों से उनके पास शेयर्स पड़े हैं, डिविडेंड डिक्लेयर होता जा रहा है, पर मेरे दादाजी का कोई बैंक अकाउंट कंपनी के पास ही नहीं है, तो अब तो न जाने कितने 7 साल बीत गए, ठीक है, कितने इयर्स के कितने 7 साल बीत गए पता नहीं। तो अब क्या होगा मेरे डिविडेंड का? तो कंपनी अभी भी 7 सालों बाद भी ये पैसा खुद यूज नहीं ले सकती है। कंपनी को 7 साल खत्म होने के बाद में ये पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है इन कंपनीज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कौन से अकाउंट में? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, डोंट वरी, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ये पैसा हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। ये क्या है? ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है, ठीक है, कि अगर कंपनी के पास में डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट, है ना, डिबेंचर का रीपेमेंट अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इक्विटी शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट अमाउंट यानी कि रिडम्पशन अमाउंट, ये पैसा लेने के लिए इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, टाइमली आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो पैसा ऐसा मत मान लो कि आपका हो गया। वो पैसा आपको किसे देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इन सारी चीजों के लिए एक अलग अकाउंट बना रखा है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड।
उसमें ये पैसा डिपॉजिट होता रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड को कहाँ कहाँ यूज ले सकती है, पैसा आएगा कहाँ से वो तो मैंने आपको बता दिया भाई, कि मेरे को इन्वेस्टर्स को जो भी पैसा चुकाना होता है, इन्वेस्टर्स मेरे पास नहीं आए तो वो पैसा मैंने इस फंड में डाल दिया। अब गवर्नमेंट इस फंड का क्या यूज लेगी, अगर 7 साल बाद में आपकी नींद जग रही है तो आपको अब कंपनी के पास जाके क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा 2013 का है ना पैसा है वो ला दे दो मुझे, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, कि हम 7 साल बीत चुके। अब आप कहाँ जाओ, अब आप जाओ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के एडमिनिस्ट्रेटर के पास में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे बैठा है वहाँ पे आप उससे जाकर के जो भी उनका प्रोसेस है कि फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के साथ क्या करना है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो और फिर आपको वहाँ से ये पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कंप्लेन अब कहाँ लगानी पड़ती है, उस फंड के एडमिनिस्ट्रेटर के पास लगानी पड़ती है 7 साल बाद में। रीजॉइन कर लो।